चलो लिखते हैं क्या है टॉपिक। लास्ट में मैंने लिखाया था मैग्नेटिक फील्ड ना एंड पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ऐसा लिखा दिया था क्या? नेक्स्ट लिखेंगे टॉर्क कॉमा वर्क डन कॉमा पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क कॉमा वर्क डन कॉमा पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने बोला था कि पहले पढ़ के आने के लिए दो प्रकार के सिचुएशन हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसके बीच का एंगल थीटा। तो इस केस में टॉर्क कितना होगा उस बात को देखते हैं। तो इस जगह में जो मान लीजिए ये साउथ पोल मतलब नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज -m मानते हैं, नॉर्थ पोल मतलब पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा स्मॉल m इंटू बी, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा स्मॉल m इंटू बी। इसके वजह से ये रोटेशन होंगे, इसके वजह से ये वाला रोटेशन होंगे, दोनों रोटेशन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होगा उस रोटेशन का टॉर्क अगर निकालो तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू बी इंटू ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक l ले लेते हैं, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा l साइन थीटा, तो एक्सिस से डिस्टेंस l साइन थीटा। अब वो टॉर्क और ये टॉर्क दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में, इसका भी टॉर्क वही होगा फोर्स इंटू ये वाला डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस को l ले लिए तो ये फिर से हो गया, ये एंगल भी थीटा, l साइन थीटा, तो हो जाएगा m इंटू बी इंटू l साइन थीटा। तो इसे मिलाएंगे तो हो जाएगा 2m l b साइन थीटा। पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब 2l हुआ, तो वो 2 यहाँ आ गया ऑलरेडी। तो पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ को मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे, तो फॉर्मूला हो गया टॉर्क का m इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये न्यूमेरिकल डेटा है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b, जो पहले से जानते हैं हम लोग, m मतलब करंट इंटू एरिया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। तो सेम हो गया यहाँ पर m क्रॉस b, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म, और न्यूमेरिकल वैल्यू एम बी साइन थीटा, जहाँ थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब इस केस में जब फील्ड यूनिफॉर्म हो तो नेट मैग्नेटिक फोर्स 0, कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, ओनली क्या हो सकता है, रोटेशन। वो भी रोटेशन होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, मतलब मे और मे नॉट। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, कब होगा और कब नहीं होगा। तब नहीं होगा जब टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, टॉर्क की वैल्यू दो कंडीशन में 0 होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री होगा। तो मे नॉट वाला कंडीशन तब होने वाला है जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, जिसमें अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री एंगल पे टॉर्क होंगे, और 0 डिग्री और 180 पे टॉर्क नहीं होंगे। तो जब टॉर्क नहीं होंगे तो रोटेशन नहीं होगा, जब टॉर्क होगा तो रोटेशन होगा। बराबर वैसा ही है। अब अगर वर्क डन की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया था, फिर से वर्क डन होता है टॉर्क और एंगल का इंटीग्रेशन। टॉर्क का रोटेशन और एंगल के मेजर करने का जो डायरेक्शन है वो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूला लगाते हैं साइन, तो वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस टॉर्क मतलब एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो ये जगह एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा की कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक सामने माइनस है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। लिमिट आपको लगाना हो तो वो भी लिख सकते हो, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, फॉर्मूला हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ थीटा 1 छोटा एंगल है कि बड़ा, और थीटा 2 कौन सा एंगल है बताओ। थीटा 2 छोटा एंगल है और थीटा 1 बड़ा एंगल है, मतलब जो पहले एंगल था वो थीटा 1 है
और रोटेट होकर के दूसरा लोकेशन है θ2, ये पहले बता चुका हूं मैं। इस हिसाब से हो गया वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसको लिख दूंगा माइनस mb cos थीटा। लिमिट भी लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं आप, लिमिट लगा करके यही फॉर्मूला हो जाएगा। देखो mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 पलट देते हैं या सामने माइनस लगा देते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करोगे। mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, मैं सामने माइनस ही लगाता हूं। अब इसके बेसिस पे आप बना सकते हैं न्यूमेरिकल। अब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी cos 0 केस 1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मिनिमम। जब थीटा 0 हो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस mb होता है। माइनस mb का मतलब मिनिमम, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो इसे कहते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, बराबर। और जब थीटा की वैल्यू 180 होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी cos 180 माइनस 1, सामने में माइनस तो प्लस, तो हो जाता है mb। और ये तब होगा, ये वैल्यू मिनिमम है कि मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होता है, तब कैसा इक्विलिब्रियम कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो एसएचएम होगा, एंगल बड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर डिस्टर्ब करूं, डिस्टर्ब बाय स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल, तो क्या होने वाला है, एसएचएम। और दूसरे केस में डिस्टर्ब बाय लार्ज एंगल, तो क्या कहलाएगा, लार्ज एंगल में ऑसिलेशन कहलाएगा, ऑसिलेशन कहलाएगा। स्मॉल एंगल में एसएचएम कहलाएगा। स्मॉल एंगल में जो एसएचएम कहलाएगा उसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला वहां पर था t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई। आई मतलब करंट, क्या था आई का मतलब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाय पीई। पी मतलब डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन है, m, और b का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड b। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जहां पर मैं आई को लिख देता हूँ, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और m का मतलब तो आपको पता ही है, मैग्नेटिक मोमेंट, और b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें ऐसा है कि अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए, स्लाइटली डिस्टर्ब करूंगा तो क्या होगा, उसमें पहले एसएचएम होता था छोटे एंगल में, और बड़े एंगल में तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, ऑसिलेशन, और बड़े एंगल से डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है, स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि उसी सिचुएशन में स्टेबल, थोड़ा भी डिस्टर्ब करो तो उसकी इक्विलिब्रियम खत्म होगी, वो रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। स्लाइटली डिस्टर्ब करें तो रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। लगभग सभी बातें आगे लिख लो आप। नेक्स्ट लिखेंगे फिर अगला टॉपिक, दो टर्म है, एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में एक्चुअल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जानकारी होना चाहिए, तो इसलिए दोनों को एक साथ ही पढ़ा देंगे, पहले अर्थ पढ़ा देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो लिख लें अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में ऐसा है, ऐसा देखा गया कि अर्थ अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अर्थ को बराबर दो हिस्सों में बांट दिया वर्टिकली, तो इस साइड को कहा जाता है, ये वाला एक्सिस को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, और ऊपर वाले पॉइंट को ज्योमेट्रिकल नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाला पॉइंट को ज्योमेट्रिकल साउथ पोल कहते हैं। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा देखा गया कि फील्ड लाइंस जो है
वो सर्कुलर लूप बनाती है जो अर्थ के सेंटर से पास करती है, मतलब इस प्रकार से फील्ड लाइन ऐसे करके, मतलब ऐसा। इस प्रकार से फील्ड लाइंस जो है वो दिखी, जो कि थोड़ा सा ऐसा प्रकार का दिखता है। ऐसा प्रकार का दिखा तो समझ में आया कि यहाँ एक तरफ से जहाँ ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है उसके बाजू में फील्ड लाइंस अर्थ में अंदर की तरफ जा रहा है, और जहाँ ज्योमेट्रिकल साउथ है उसके बाजू में फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो अर्थ के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसके बारे में जानकारी निकाला गया कि क्यों है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में अलग अलग बातें कहा है। किसी ने बोला कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ इसलिए है, किसी ने बोला कि यह चमत्कार है, किसी ने बोला कि जाके देखेंगे तो बताएंगे, किसी ने बोला कि अर्थ जो है रोटेट कर रहा है इस वजह से है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग बातें बताया गया। आप लोगों को कुछ मन होगा तो आप भी अपना राय रख सकते हैं। तो धीरे धीरे जितनी भी बातें रखा गया उसमें से जो अभी तक जो सबसे सॉलिड बात है वो ये है कि अर्थ चूंकि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होते रहता है और अर्थ के अंदर बहुत सारे आयंस भी होते हैं, तो अगर अर्थ रोटेट हो रहा है तो अर्थ के अंदर जो आयंस इम्बेडेड है वो भी रोटेट होगा, और हर एक मूविंग आयंस जो है एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जैसा बन जाता है इफेक्टिवली, और हर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट है। तो इस वजह से वो एक फील्ड जनरेट करता है जो फील्ड की हमको अर्थ के चारों तरफ दिखती है। इस बात को समझने के लिए, मतलब ये बोलने की बात है, समझने के लिए ऐसा माना गया हाइपोथेटिकली कि अर्थ के कोर में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और उस मैग्नेट की फील्ड की स्ट्रेंथ वही है जो एक्चुअली में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट अर्थ के कोर में ऐसा कोई मैग्नेट रखा हुआ नहीं है, बट माना गया कि ऐसा कोई कोर में एक हाइपोथेटिकली एक मैग्नेट रखा हुआ है। तो जो हाइपोथेटिकली एक मैग्नेट रखा हुआ है उस मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो जिधर में ज्योमेट्री का नॉर्थ है उसके तरफ है। ये साउथ पोल है और इधर वाला नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल रहा है और साउथ पोल में फील्ड लाइंस आ रहा है। तो जिधर फील्ड लाइंस आ रहा है एक्चुअली में उसे मैग्नेट के हिसाब से बोला गया मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, इसे बोला गया मैग्नेटिक नॉर्थ, नॉर्थ, और जिधर से निकल रहा है उसे बोला गया मैग्नेटिक साउथ। मतलब आप समझे कि थोड़ा सा उल्टा है। क्या उल्टा है? जो हम हाइपोथेटिकल मैग्नेट मानते हैं वो जिधर नॉर्थ है उधर उस मैग्नेट का साउथ मानते हैं, और जिधर एक्चुअल में साउथ है उधर उस मैग्नेट का हम क्या मानते हैं? नॉर्थ पोल मानते हैं। तो मैग्नेट का साउथ पोल उस जगह मानते हैं जिस जगह मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो नॉर्थ पोल में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है, साउथ पोल से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है। इसके जो एक्सिस है, इस मैग्नेट का जो एक्सिस है उसे कहा गया मैग्नेटिक एक्सिस, और ये वाला एक्सिस का ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसे कहा गया मैग्नेटिक एक्सिस। इस मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस के बीच में एक एंगल है जिसे 11 पॉइंट, अलग अलग बुकों में 11.3, 11.5 ऐसा एंगल बताया गया है। ठीक है, मैं 11.5 लिख रहा हूँ, कहीं कहीं 11.3 भी लिखा हुआ है। ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसे कहा गया ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, और मैग्नेटिक एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है उसे कहा गया मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर वो प्लेन है जहां पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल सरफेस से हॉरिजॉन्टल है, सरफेस से एकदम पैरेलल है। ठीक है, और जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ऐसा जगह है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकल है। मैग्नेटिक नॉर्थ पर वर्टिकली डाउन और मैग्नेटिक साउथ पे वर्टिकली अप, ऐसा। इसके बेसिस पे हम लोग एंगल की बात कर सकते हैं। एट इक्वेटर, एट इक्वेटर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, जिसे डिग्री ऑफ वो कहते हैं फाई, मतलब एंगल ऑफ डिप कहते हैं। आगे चल करके पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप, आप नाम भी सुने होंगे। इसकी वैल्यू ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ डिप कहते थे। ये 0 डिग्री हुआ। और एट पोल
जो एंगल ऑफ डिप है वो प्लस माइनस 90 दोनों होते हैं, प्लस 90 भी बोलते हैं और माइनस 90 भी बोलते हैं। पोल में दो पोल है एक्चुअली में, तो एट नॉर्थ पोल पे अगर बात करेंगे तो नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक नीडल वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा एकदम नीचे की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक नीडल वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा 90 डिग्री की तरफ। तो यहां पर जो नीडल है वर्टिकली डाउन, यहां पर जो थीटा है फाई, उसे क्या लिखेंगे बताओ, प्लस 90 की माइनस 90? बोलो बोलो ना, जोर से बोलो। माइनस 90 की प्लस 90? माइनस की प्लस? माइनस पक्का? भैया जी आप बताओ तो, प्लस बोलेंगे कि माइनस? आप ही को बोल रहे हैं। हाँ और एट साउथ पोल जो मैग्नेटिक नीडल है वो वर्टिकली अप है, वर्टिकली अप है। एक्चुअली में इसे प्लस 90 बोलेंगे। यहाँ पर एंगल देखने का तरीका थोड़ा दूसरा है, जो नॉर्मल अपन लोग देखते हैं उससे गलत हो जाएगा आपका। और यहाँ पर माइनस 90 बोलते हैं, ऊपर की तरफ को माइनस 90 बोलते हैं, नीचे की तरफ को प्लस 90 बोलते हैं। तो जब हमारा निडल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हम कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये उल्टा है, लिख लो पहले इतनी बातें। एक्चुअली में कैसा है, जो एंगल ऑफ डिप मेजर करने का डेफिनेशन है उसमें ऐसा बताया गया है कि मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और ये वाला जो डायरेक्शंस है नीचे वाला, वो प्लस में ही रहता है। जितना भी हम सवाल बनाते हैं उसमें प्लस में आता है। तो ये वाला था, ऐसा हुआ तो इसका मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और उल्टा वाला अगर ऊपर चला जाएगा तो साउथ की तरफ जा रहा है। तो इसलिए डायरेक्शंस जो है प्लस माइनस उल्टा। हो गया? चलो लिखा जाए मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी पॉइंट पे एक ऐसा प्लेन जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और उस पॉइंट से पास करता हो, उसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। लिखना मैग्नेटिक मेरिडियन डेफिनेशंस में। At any point on Earth surface, the plane passing through this point and magnetic north, magnetic south is called magnetic meridian. Is called magnetic meridian. At any point on Earth's surface, the plane passing through this point and magnetic north and magnetic south is called magnetic meridian. Is called magnetic meridian. एक ऐसा प्लेन जिसमें वो वाला पॉइंट और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ रहता हो, उस प्लेन को कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। किसी भी एक पॉइंट पे एक ही ऐसे प्लेन ड्रॉ करना पॉसिबल है, और अर्थ सरफेस पे ऐसे इनफाइनाइट प्लेन ड्रॉ करना पॉसिबल है। तो लिखेंगे एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ओनली वन मैग्नेटिक मेरिडियन पॉसिबल। एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ओनली वन मैग्नेटिक मेरिडियन पॉसिबल, but total on earth surface infinite number of such plane possible. At any particular point only one magnetic meridian possible, but total on earth surface infinite such plane possible. Infinite such plane possible. Infinite such plane possible.
नेक्स्ट बात है अगली पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, द प्लेन इन विच ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ एंड point lies, and the point lies, the plane in which geometrical north, geometrical south, बार बार GN GS लिखेंगे, the plane in which geometrical north, geometrical south and the point lies is called geometrical meridian. फिर लिखेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, angle of declination, angle of declination, the angle between geometrical meridian and magnetic meridian is called angle of declination. Angle between magnetic meridian and geometrical meridian is called angle of declination, is called angle of declination. फिर लिखेंगे एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा या अल्फा से, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को डेल्टा या अल्फा से डिनोट करते हैं। फिर लिखना एंगल ऑफ डिप, इसे आप फाई से डिनोट करते हैं। इट इज द एंगल मेड बाय resultant earth magnetic field, it is the angle made by resultant earth magnetic field with horizontal, it is the angle made by resultant magnetic field, resultant magnetic field with horizontal in magnetic meridian plane, in magnetic meridian plane, in magnetic meridian plane, in magnetic meridian plane। फिर लिख लेंगे एक न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, द पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल एंड अर्थ becomes zero, net magnetic field due to external and earth becomes zero is called neutral point, is called neutral point। जहाँ पे अर्थ के द्वारा और एक्सटर्नल दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू जीरो हो जाए उसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट। वहाँ कंपास को रखेंगे तो कुछ भी फर्क उसमें नहीं आएगा। कंपास और निडिल में क्या अंतर, इस बात को समझिए। कंपास और निडिल, निडिल एक ऐसा चीज है जिसको कहीं पर भी लटका दो वो 360 डिग्री किधर भी घूम जाएगा, 360 ही नहीं वो 720 में घूम सकता है, 3 डायमेंशन में पूरे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, उसे कहते हैं निडिल। जैसे यहाँ लटका दिए तो ये इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है एंगल, इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है एंगल, और किसी और डायरेक्शन में जिधर भी देखोगे उधर घूम सकता है, वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ये हुआ निडिल। और इसी को कंपास बनाना है तो एक नीचे प्लेट लगाना है और एक ऊपर प्लेट लगाना है। तो जैसे ऊपर दो साइड के मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए तब इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये 360 डिग्री प्लेन में ही घूम सकता है सिर्फ। तो 2 डायमेंशन में घूमने के लिए जब रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वही बात कंपास कहलाता है, और जब उसको पूरा फ्री कर देंगे कि वो 3D में घूम सके तो उसे कहते हैं हम लोग निडिल। तो ये अंतर है कंपास और निडिल में। तो कंपास हमको एक्चुअली में सिर्फ अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे पाता है, क्योंकि हमने उसको ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दिए तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड दे पाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट के डायरेक्शन में वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे नीचे से भी रोक रहे हैं, ऊपर अगर है तो ऊपर से भी रोका जा रहा है, इसलिए वो इस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं कर पाएगा। कंपास सिर्फ कौन सा जानकारी देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड का जानकारी देगा, ठीक है, वर्टिकल का नहीं देगा। जबकि जो निडिल है वो नेट का जानकारी देगा, मतलब कंपास अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी देगा और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों की जानकारी देगा। अब जितनी बात लिखी है इस बात को समझते हैं। एक ऐसा प्लेन जिसमें ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ज्योमेट्रिकल साउथ रहता है उस प्लेन को कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मेरिडियन।
और एक ऐसा प्लेन जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ रहता है, उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों के बीच में बना हुआ एंगल डेल्टा या अल्फा जो भी आप बोलेंगे, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसमें जो रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ फील्ड है, वो रिजल्टेंट फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में ही लाई कराए, क्योंकि निडल को जहां पर भी आप रखो, मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करने का एक और सिंपल तरीका है कि आप निडल को लटका दो, वो जिस डायरेक्शन में जाके सेट हो गया, मान लो ऐसा सेट हो गया, तो इसी जगह पे एक वर्टिकल प्लेन आपको हाइपोथेटिकली माननी है, वही प्लेन एक्चुअली में मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में दोनों चीज रहना चाहिए, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ और ये वाला पॉइंट। तो अगर मान लीजिए इसे लटका दिया मैंने, तो इसका एरो जिधर गया वो नॉर्थ पोल होगा, पीछे वाला डायरेक्शन साउथ पोल होगा, और यहीं एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर लेंगे तो उसमें नॉर्थ पोल पॉइंट भी आ गया, साउथ पोल वाला पॉइंट भी आ गया, और ये पॉइंट भी आ गया, तो यही मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करना एकदम सबसे सिंपल काम है। सिंपल क्या करना है, एक निडल लेना है, उसे लटका देना है, अब देख लेना कि वो किस डायरेक्शन में सेटल हो रहा है। जिस डायरेक्शन में सेटल हो गया वहां पर क्या मानना है, वर्टिकल हाइपोथेटिकल प्लेन मानिए, वो मैग्नेटिक मेरिडियन की प्लेन है। तो उस मैग्नेटिक मेरिडियन की प्लेन में ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हुआ वर्टिकल लाइन। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो आपका जो कंपास का निडल है जो आपने लगाए, वो निडल जो है वैसा शो करा डायरेक्शंस, तो इसका मतलब नेट डायरेक्शन जो फील्ड का वो ये हो गया, ये हो गया नेट डायरेक्शन, जिसे हम फिलहाल बी से डिनोट कर देते हैं। तो ये जो नेट वाला डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया, उसी को एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोल देते हैं, फाई से डिनोट करके। इस बी का दो कंपोनेंट बनेगा, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, जो कि बी कॉस फाई लिखते हैं हम लोग, और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा जिसे हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, ये हो जाएगा बी साइन फाई। तो जब भी हमको ये वाला फाई निकालना हो, हम इसमें 10 फाई लगाएंगे, कॉन्सेप्ट 10 फाई लगाएंगे तो हमको हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिवाइड करना, मतलब बी साइन फाई बाय बी कॉस फाई को डिवाइड करेंगे, अपने आप बी और बी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप जानने का तरीका, जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डिवीजन कर देंगे, जो डेटा आएगा वो 10 ऑफ एंगल ऑफ डिप है। अब अगर इसे और रिजॉल्व करना है, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसे और रिजॉल्व करना है, तो आप ऐसे सोचो, ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कि एक्चुअली में बी कॉस फाई आया है। तो जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो दोनों प्लेन में सेम होता है, बी साइन फाई होता है दोनों प्लेन में। कौन से दोनों प्लेन में? सेम फॉर बोथ प्लेन, मतलब ज्योमेट्रिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों प्लेन में सेम होता है। क्यों दोनों प्लेन में सेम होता है? क्योंकि रजिस्टर देंगे, ये दो प्लेन है, दो प्लेन है, एक मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। तो इस दोनों का जो ये कॉमन दो प्लेन है, दोनों का जो ये कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो सेम ही है। दोनों प्लेन का कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, मतलब वर्टिकल लाइन दोनों का सेम है, दोनों के बस हॉरिजॉन्टल लाइन अलग अलग है। तो जैसे कि मान लो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हुआ हमारा ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। तो जो कंपास था उसकी निडल ये हमको मैग्नेटिक मेरिडियन दिखेंगे ऐसा, जिसके हमने दो कंपोनेंट निकाले, एक वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ, बराबर। तब जो वर्टिकल कंपोनेंट निकाले वो आप इस प्लेन से देखो तो इस प्लेन का हिस्सा है, इस प्लेन से देखो तो इस प्लेन का हिस्सा है, दोनों जिस प्लेन से भी देखो सेम ही है, क्योंकि दोनों का वर्टिकल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। इसीलिए दोनों प्लेन के लिए, चाहे वो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वाली प्लेन हो या मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन हो, दोनों के लिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा।
बट दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल जाएंगे। अब ये हो गया हमारा b cos फाई, अब ये और ये इसके बीच में जो एंगल है डेल्टा है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। ये जो कंपोनेंट है इससे तो हमको लेना देना ही नहीं, बस इसका ये वाला कंपोनेंट जो कि इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वाली प्लेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा। तो मैं उसे रिजॉल्व करता हूँ। किसी के पीछे दो लोग पढ़ते हैं तो दोनों में से किसी का नहीं होता। ये एंगल हो गया डेल्टा, इसका ये वाला जो कंपोनेंट हम निकालेंगे, जिसे बी हॉरिजॉन्टल का डैश बोल देता हूं मैं, ये कौन सा प्लेन है, तो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। तो ये हो जाएगा बी कॉस फाई का कॉस डेल्टा, ठीक है। अब सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वाली प्लेन को अगर मैं देखूं, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वाली प्लेन को देखूं, तो उस प्लेन में हमको, बातें मत करो, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन फाई आया, और जो उस प्लेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एच डैश, जो कि बी एच कॉस डेल्टा हो गया, जिसे हम लोग बी कॉस फाई कॉस डेल्टा कह रहे हैं, ऐसा हो गया। और हमने अभी एंगल ऑफ डिप का डेफिनेशन बताए थे कि रिजल्टेंट के द्वारा हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो अगर हम लोग इस ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वाली प्लेन में इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो मान लो वो आया ये वाला 180, तो ये जो एंगल होगा, जो भी एंगल आए, इसे मैं फाई 1 कह देता हूँ। ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन प्लेन में एंगल ऑफ डिप है, जबकि एंगल ऑफ डिप एक्चुअल में डिफाइन किसके लिए है, मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के लिए डिफाइन नहीं है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप था, वैसा ही कुछ ज्योमेट्रिकल मेरिडियन में जो निकालने का प्रयास किए, इसे भी हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं, बट ये रियल एंगल ऑफ डिप नहीं है। इसे कहा जाता है अपरेंट एंगल ऑफ डिप, तो इसे कहा जाता है अपरेंट एंगल ऑफ डिप। आपको इस दोनों के बीच के रिलेशन बोलेगा निकालने। तो अगर हम ये अपरेंट एंगल ऑफ डिप निकालने चाहे, tan phi 1 निकालना चाहे, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को मैं लिखूंगा b sin phi, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिखूंगा b cos phi इंटू cos डेल्टा, यहाँ से b और b sin phi बाय cos phi, क्या हो गया, tan phi। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, किसी भी प्लेन में अपरेंट एंगल ऑफ डिप इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल एंगल ऑफ डिप का tan थीटा बाय cos डेल्टा, जिसमें ये हुआ अपरेंट एंगल ऑफ डिप इन एनी आर्बिट्रेरी प्लेन। ये हुआ ट्रू एंगल ऑफ डिप, सच्चा प्यार जिसे बोलते हैं, ट्रू एंगल ऑफ डिप। और ये क्या हुआ बताओ, दोनों प्लेन, मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा कोई भी आर्बिट्रेरी प्लेन के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड एनी आर्बिट्रेरी प्लेन। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेरिडियन ले रहा हूँ, पर ज्योमेट्रिकल मेरिडियन की जगह दूसरा भी प्लेन हो सकता है जो बोलेगा किसी और एंगल पे है, तो एनी आर्बिट्रेरी प्लेन। अब इसी में कॉन्सेप्ट आता है कि दो ऐसे प्लेन जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, दो ऐसे प्लेन जो कि आपस में परपेंडिकुलर, फिर देंगे रजिस्टर से, दो ऐसे प्लेन जो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा कुछ मान के चलो, ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, मानते हैं। ये दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक मेरिडियन की प्लेन नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन की प्लेन को बीच में मान लेता हूं मैं, मान लो 3 प्लेन हो गया ऐसा, जिसमें से प्लेन नंबर 1 प्लेन नंबर 2 ये दोनों हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, और ये हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन। इस प्लेन में जो आर्बिट्रेरी एंगल होगा और इस प्लेन में जो आर्बिट्रेरी एंगल होगा, तो अगर इसको phi 1 और इसको phi 2 कह दूंगा, तो ट्रू एंगल ऑफ डिप तो ये बीच वाले प्लेन में ही होगा ना। तो अगर बोलेगा कि दो आर्बिट्रेरी प्लेन है जो आपस में परपेंडिकुलर है, जिसमें से अगर एक मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो दूसरा कितना एंगल बनाएगा बताओ, 90 माइनस थीटा।
ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया वो इस प्लेन के लिए वैलिड हो जाएगा और इस प्लेन के लिए वैलिड हो जाएगा, होगा ना। तो इस केस में tan phi 1 इक्वल टू tan phi बाई cos थीटा, और इस प्लेन के लिए tan phi 2 इक्वल टू tan phi बाई cos 90 माइनस थीटा, ऐसा आ जाएगा। और जब ऐसा आ गया तो फिर दोनों को सॉल्व करके हमको एक नया रिलेशन आ जाता है, तो वो मैं निकालता हूँ यहाँ पर। हाँ देखिए, अब नहीं गिरा ना, बताया था मैं। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, अब जगह तो हमारे पास नहीं है। इफ टू प्लेन, ऐसा सवाल भी लिख देता हूँ या पॉइंट भी, इफ टू प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, आपको पता है सवाल में परपेंडिकुलर की जगह ऑर्थोगोनल वर्ड देगा, तो उसका मतलब भी होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। जिसमें से एक में एंगल ऑफ डिप phi 1 है और दूसरे में एंगल ऑफ डिप phi 2 है। phi 1 एंड phi 2 आर अपरेंट एंगल ऑफ डिप, देन ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होगा? ऐसा ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होगा, मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा निकालना है, स्टेटमेंट है। हम निकालते हैं, तो एक में के लिए ये रिलेशन लिखता हूं मैं, tan phi 1 इक्वल टू tan phi बाय cos थीटा, यहीं से हमको cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan phi बाय tan phi 1। और दूसरे प्लेन में tan phi 2 इक्वल टू हो जाएगा tan phi बाय cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं? sin थीटा। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर? tan phi बाय tan phi 1 या phi 2। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ये तो पता ही है आपको। तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट साइड में tan स्क्वायर phi बाय tan स्क्वायर phi 1 प्लस tan स्क्वायर phi बाय tan स्क्वायर phi 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यहाँ कॉमन ले लूंगा tan स्क्वायर phi और उधर ले जाके डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय tan स्क्वायर phi इक्वल टू 1 बाय tan स्क्वायर phi 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर phi 2। 1 बाय tan थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ से जो फाइनल रिलेशन आ गया वो आ गया cot स्क्वायर phi इक्वल टू cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2। तो इस केस में ये हुआ स्पेशल रिलेशन। दो आर्बिट्रेरी प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो, एक में आर्बिट्रेरी या अपरेंट एंगल ऑफ डी phi 1 है, दूसरे में अपरेंट एंगल ऑफ डी phi 2 है, तो रिजल्टेंट नेट फाई जो अपरेंट एंगल ऑफ डी phi वही है। ये हुआ ट्रू एंगल ऑफ डिप phi, ये हुआ अपरेंट डिप इन प्लेन 1, और ये phi 2 हुआ अपरेंट डिप इन प्लेन 2, सेकेंड वाले प्लेन में, बराबर। प्लेन 1 प्लेन 2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। पूरी बात समझ गए आप लोगों को? चलो लिख लो।